हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी थर्ड वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी कि 2024 का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे इस सेक्शन से, उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है और साथ ही उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है। मतलब मैंने इसमें ये करा है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद मैंने उसका आंसर एक्सप्लेन करा है और उसके बाद कुछ ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं जो कि इस सेक्शन से, मतलब कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड इस ईयर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो को अगर आपने 2x में देखना है, 1x में देखना है या जिसमें भी देखना है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सेक्शन रहता है ये वाला, इसमें जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, वो रहते हैं आपके 111 से लेके 150 तक, यानी कि आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। तो अगर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया, ये है आपका 111वां क्वेश्चन। वो है आपका कि एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज सेड बाय। मतलब कि ये चीज़ किसने कही थी कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो इसका अगर राइट आंसर के बारे में हम बात करें तो वो है हमारा जेरोम ब्रूनर। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो जेरोम ब्रूनर थे वो क्या बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे कि एनीथिंग कैन बी टॉट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेज में कुछ भी सिखा सकते हो, यानी कि जो चीज़ आपने उसको एक्सप्लेन करनी है वो अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी है कि दिस मीन्स एनी टॉपिक कैन बी टॉट, मतलब कि कोई भी टॉपिक किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है एज लॉन्ग एज इट्स प्रेजेंटेड अप्रोप्रिएटली टू मैच देयर डेवलपमेंट लेवल। मतलब कि ये हुआ कि अगर उसको प्रेजेंट किया जाए एप्रोप्रिएटली, जो कि उस बच्चे के डेवलपमेंट लेवल से मैच करे। ओके, नेक्स्ट है दिस आइडिया बिकेम द बेसिस फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम। ये आपका इस बार आ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम किसने दिया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन के अंडर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐड कर दिए। और उसके बाद है कि जो आपका स्पाइरल करिकुलम होता है वो क्या होता है? वेयर अ सब्जेक्ट इज टॉट रिपीटेडली ओवर टाइम, मतलब कि जहाँ पर एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाया जाता है, ईच टाइम एट अ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स लेवल, कि वो हर बार एक डीपर लेवल पे और मोर कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको पढ़ाना है। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वाई अदर्स आर इनकरेक्ट। अदर्स ऑप्शन क्या थे इसमें, कि जैसे हमारा ये है कि जो हमारा जेरोम ब्रूनर था वो तो हमारा राइट आंसर हो गया था, लेकिन आपको इस बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये इसके ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस इसीलिए दिए जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे इस बार कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ये हमारा हो गया अल्बर्ट बैंड्यूरा और डेविड आसुबेल और जीन पियाजे हो गया, तो इसके रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें कि हमारे अदर्स ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, जो पहला है हमारा अल्बर्ट बैंड्यूरा, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं हमारे सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए, यानी कि आपको इस बार ये भी आ सकता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है डेविड ऑस्यूबल, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं हमारे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर थ्योरी के लिए एंड मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के लिए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जीन पियाजे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो तो आपको साइकोलॉजी में जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या नोटिस करा है कि जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं या कोई अदर सेक्शंस हो गए, उसमें आपसे साइकोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर वो चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी। अगर जीन पियाजे के बारे में हम बात करें, उन्होंने क्या प्रपोज करा था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रपोज करा था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किसने प्रपोज करा था? वो करा था जीन पियाजे ने।
उसके बाद क्या है कि जो जीन पियाजे थे वो क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि लर्निंग इज लिमिटेड बाय स्टेज वाइज मेंटल डेवलपमेंट। मतलब कि जो किसी एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो स्टेज वाइज होती है। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस को दिया था। जो उनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी होगी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद तीसरी होगी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ होगी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डीप में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ओके उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर 2025। मतलब कि जो आपका 2025 में बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर मतलब कि 2024 में आपका जो क्वेश्चन आया था ये ऊपर वाला, इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस एमसीक्यू है, इसका आंसर भी मैंने नेक्स्ट दे रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि जो जेरोम ब्रूनर थे इज बेस्ट नोन फॉर विच टीचिंग अप्रोच। मतलब कि उन्हें किस टीचिंग अप्रोच के लिए बेस्ट माना जाता है। पहला है डिस्कवरी लर्निंग, दूसरा है ड्रिल मेथड, तीसरा है लेक्चर मेथड, और चौथा है रोट लर्निंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डिस्कवरी लर्निंग। कि जो जेरोम ब्रूनर थे उन्हें किस टीचिंग अप्रोच के लिए बेस्ट माना जाता है वो है हमारा डिस्कवरी लर्निंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पाइरल करिकुलम है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। वो बेस्ट एसोसिएटेड किसके साथ है, वो है हमारा ब्रूनर के साथ। ओके तो आप इसका आंसर देख सकते हो कि जो स्पाइरल करिकुलम है वो बेस्ट एसोसिएटेड है हमारा ब्रूनर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच साइकोलॉजिस्ट स्पोर्टेड दैट टीचिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट एनी स्टूडेंट कैन लर्न। मतलब कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि टीचिंग इस वे में होनी चाहिए कि एनी स्टूडेंट कैन लर्न। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास है पैवलोव, ब्रूनर, थॉर्नडाइक और मैस्लोव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ब्रूनर ने। तो इसका आप आंसर देख सकते हो, इसका राइट आंसर है हमारा ब्रूनर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका आईक्यू से रिलेटेड है। यह आपका पूछा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाले सेक्शन में, और ये क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो आप इसको भी मिस बिल्कुल मत करना। जो साइकोलॉजी के पोर्शंस है वो भी आपसे एंट्रेंस में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, और ये आईक्यू वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है। जो आपका 112वां क्वेश्चन है ये है हमारा कि व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। मतलब कि 25 वर्ष के लड़के जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष की है उसका आईक्यू क्या होगा। मतलब कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 64। ये कैसे आया चलो उसको डिस्कस करते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा 64। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो आईक्यू होता है वो एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो आप इस फॉर्मूले को कहीं पे नोट कर देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कि जो वैल्यूज़ है वो आपको चेंज कर दी जाएगी और आपको वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर निकालना है। ओके तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या था, जो मेंटल एज थी वो कितनी थी, 16। तो जो हमारी मेंटल एज होगी वो होगी 16। उसके बाद जो उसकी एक्चुअल एज थी उस बच्चे की, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, वो थी हमारी 25। तो बस हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज कितनी थी, 16 अपॉन 25 इंटू 100। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 64। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जिसमें कि आपकी वैल्यूज चेंज की गई होगी। अब हम बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, कि रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर 2025 एग्जाम। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ। मतलब कि IQ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को पॉज करना है और आपको सही आंसर चूज़ करना है। उसके बाद देखना है कि जो आपने आंसर चूज़ करा था वो सही है या नहीं। तो जो ये क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका C। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100।
तो जो इसका राइट आंसर था वो था हमारा सी, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और इसकी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, कि मतलब फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला है हमारा अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है हमारा स्किनर, और जो फोर्थ है हमारा वो है हमारा डेविड वेशलर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि अल्बर्ट बिनेट एंड थियोडोर साइमन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ए। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, 1905 में इन्होंने बिनेट एंड साइमन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रांस में प्रोड्यूस किया था। किस लिए? टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, उन चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करना जिन्हें की स्कूल में स्पेशल हेल्प की नीड होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहेगा हमारा व्हाट डज एन IQ स्कोर ऑफ 100 इंडिकेट, मतलब कि अगर किसी का IQ 100 है तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो पहला है हमारा बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, दूसरा है एवरेज इंटेलिजेंस, तीसरा है हाई इंटेलिजेंस, और चौथा है हमारा जीनियस लेवल इंटेलिजेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एवरेज इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर किसी पर्सन का IQ 90 से लेके 110 के बीच है तो उसे एवरेज इंटेलिजेंस माना जाता है, और अगर किसी का IQ 130 से भी ज़्यादा है तो उस बच्चे को हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की कैटेगरी में लाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा एवरेज इंटेलिजेंस, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप, इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो क्या है हमारा कि द पर्पस ऑफ बिनेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि जो बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था उसका पर्पस क्या था। टू रिक्रूट आर्मी पर्सनल, टू असेस मेमोरी, और टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीडिंग स्पेशल एजुकेशन, और टू कंपेयर टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो आपको ये मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यानी टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीडिंग स्पेशल एजुकेशन। तो इसका आप आंसर देख सकते हो, ये वाला है इसका आंसर, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। और उसके बाद हमारा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट IQ, मतलब कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट IQ के रिलेटेड सही है। पहली है इट इंक्रीजेज विद एज, सेकंड है इट इज सेम एज मेमोरी पावर, थर्ड है इट रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, फोर्थ है इट इज ओनली अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर ढूंढने की ट्राई करनी है। तो अगर इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो होने वाला है हमारा सी, यानी कि जो IQ होता है इट रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें कि जो IQ होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ स्टेबल साइकोलॉजिकल ट्रेट। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था पिछली बार वो था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है एडवेंचर, दूसरा है ब्रेविटी, तीसरा है शार्प मेमोरी, और चौथा है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिविटी। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करें वो है हमारी कि अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब कि जिस पर्सन के पास साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो मेनली किन चीज़ों पर रिलाई करता है। वो करता है लॉजिक्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग के ऊपर। और जो ये क्वालिटीज़ होती है वो किसकी होती है? वो होती है ऑब्जेक्टिविटी की, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी होता है वो क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड कंक्लूड करना है हमने चीज़ों को विदाउट पर्सनल बायस और इमोशंस। ये होती है हमारी ऑब्जेक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास साइंटिफिक एटीट्यूड होता है और जो उनकी जजमेंट्स होती है वो बेस्ड होती है फैक्ट्स के ऊपर, ना कि किसी की पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस के ऊपर। तो ये था हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लेन की है कि अदर ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट क्यों हैं। तो इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और इस PDF को पूरा ज़रूर पढ़ना। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके इस बार के एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि हेल्प करता है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में।
पहला है हमारा मेमोराइजिंग फैक्ट्स, दूसरा है हमारा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चनिंग, तीसरा है हमारा लॉजिकल थिंकिंग और चौथा है हमारा फॉलोइंग रिचुअल्स। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा लॉजिकल थिंकिंग। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो है हमारा कि जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो करता है हमारा रीजनिंग और एनालाइजिंग के ऊपर, जो कि किस चीज़ से आती है, वो आती है लॉजिकल थिंकिंग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक अप्रोच। मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी का अपोजिट क्या होगा साइंटिफिक अप्रोच में। तो पहला है एविडेंस, दूसरा है सब्जेक्टिविटी, तीसरा है ऑब्जर्वेशन, चौथा है रेशनैलिटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सब्जेक्टिविटी। क्यों होगा? क्योंकि जो सब्जेक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व करती है पर्सनल बायसेस को और इमोशंस को, विच इज अपोजिट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करती थी, वो डिपेंड करती थी हमारी जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, और जो हमारी सब्जेक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हमारी पर्सनल बायसेस पे और इमोशंस के ऊपर। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा, अ टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड टेस्ट आइडियाज। दिस रिफ्लेक्ट्स, मतलब कि एक टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए और आइडियाज टेस्ट करने के लिए। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? डोगमेटिज्म, डिसिप्लिन, साइंटिफिक एटीट्यूड या ओबीडियंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो एनकरेज करता है क्वेश्चनिंग और टेस्टिंग आइडियाज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि द टर्म ऑब्जेक्टिविटी इन टीचिंग रेफर्स टू। मतलब कि जो टीचिंग में ऑब्जेक्टिविटी टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करती है? टीचिंग ओनली व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक, अवॉइडिंग पर्सनल बायसेस व्हाइल असेसिंग, या यूजिंग डिफिकल्ट लैंग्वेज, या गिविंग इंपॉर्टेंस टू ओनली स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी टर्म होती है उसमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? फैक्ट्स वगैरह के ऊपर, और इसमें हम अवॉइड करते हैं पर्सनल बायसेस और इमोशंस को। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो कि अवॉइडिंग पर्सनल बायसेस व्हाइल असेसिंग इज टर्म्ड एज ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू। मतलब बच्चों के बीच साइंटिफिक एटीट्यूड को किसके थ्रू बेस्ट डेवलप्ड किया जा सकता है? पहला है रोट लर्निंग, दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तीसरा है हमारा पनिशमेंट फॉर रॉन्ग आंसर्स, चौथा है हमारा मेमोराइजेशन ऑफ थ्योरीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जो हमारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है वो क्या होती है? वो होती है जो कि प्रमोट करती है क्यूरोसिटी को, ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंटेशन को, जो कि कोर है हमारा साइंटिफिक थिंकिंग का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये है हमारा 2024 का। वो है हमारा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू। यानी कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है? तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लास, सेकंड है लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, थर्ड है टू मैनी रूल्स, या फोर्थ है जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका राइट आंसर होने वाला है जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। तो यही आंसर क्यों होने वाला है उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर आपको दी है। यानी कि जब मोस्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, यानी कि अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो ये किसका सिम्टम है? ये है एक लार्जर प्रॉब्लम का सिम्टम। और जो क्या सुजेस्ट करता है? ये सुजेस्ट करता है कि देयर इज अ वाइडर ब्रेकडाउन इन डिसिप्लिन एंड बिहेवियर अक्रॉस द क्लास। यानी कि पूरी क्लास ने डिसिप्लिन को ब्रेक किया है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज नो इंटरनल मोटिवेशन टू बिहेव प्रॉपरली। मतलब कि बच्चों के अंदर कोई इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है कि वो प्रॉपरली बिहेव करें, और जो टीचर का कंट्रोल है वो वीक है, और जो क्लासरूम के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और जो डिसिप्लिन है वो ग्रुप लेवल पे लैग कर रहा है। ना कि एक या दो बच्चे मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं कि अदर ऑप्शंस हमारे क्यों इनकरेक्ट हैं, तो इसको भी आप PDF से ज़रूर पढ़ लेना।
उसके बाद है हमारा कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे इस बार कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हमारा इफेक्टिव क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी बेस्ट मेंटेन्ड बाय, मतलब कि इफेक्टिव क्लासरूम का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है। पहला है हमारा गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, सेकंड है हमारा क्रिएटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, तीसरा है हमारा इस्टेब्लिशिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट रूल्स, और जो फोर्थ है हमारा वो है हमारा इग्नोरिंग माइनर मिसबिहेवियर्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस्टेब्लिशिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट रूल्स। क्योंकि अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, जो क्लियर और कंसिस्टेंट रूल होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को किस चीज़ में, टू अंडरस्टैंड बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि लीड करते हैं एक बेटर डिसिप्लिन के लिए। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस एमसीक्यू है हमारा, अ टीचर नोटिसेस फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस ड्यूरिंग टीचिंग, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। मतलब कि एक टीचर पढ़ाते हुए डिसरप्शंस नोटिस करता है क्लास में, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। पहला है कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, दूसरा है शाउट एट द स्टूडेंट्स, तीसरा है एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डिसरप्शन, चौथा है इग्नोर एंड कंटिन्यू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, एनालाइज द कॉज ऑफ डिसरप्शन। मतलब कि जो टीचर है उसको ये देखना है, मतलब कि एनालाइज करना है कि जो बच्चे हैं, बच्चे क्लास में डिसरप्शन क्यों पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द बेस्ट वे टू डेवलप डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स के बीच बेस्ट वे कौन सा हो सकता है जिसके थ्रू उनके बीच डिसिप्लिन डेवलप किया जा सके। पहला है हमारा गिविंग लेक्चर्स ऑन मोरालिटी, सेकंड है हमारा रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर एंड बीइंग अ रोल मॉडल, थर्ड है हमारा थ्रेटनिंग विद पनिशमेंट, फोर्थ है हमारा मेकिंग स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर एंड बीइंग अ रोल मॉडल। क्योंकि जो टीचर का खुद का बिहेवियर होता है और जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है वो इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, डिसिप्लिन को नेचुरली फॉलो करने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा लैक ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन इन क्लास में इंडिकेट फेलियर इन, मतलब कि अगर क्लास में लैक ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन है तो वो कौन सी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो पहला है हमारा सिलेबस डिज़ाइन, सेकंड है हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तीसरा है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट, या चौथा है हमारा होमवर्क चेकिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। क्योंकि जो पुअर क्लासरूम मैनेजमेंट है वो कभी कभी किस चीज़ को लीड कर लेती है, वो लीड करती है बिहेवियरल इश्यूज और लैक ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अ वेल डिसिप्लिन्ड क्लासरूम प्रमोट, मतलब कि जो वेल डिसिप्लिन्ड क्लासरूम होगा वो किस चीज़ को प्रमोट करेगा। पहला है हमारा फियर एंड साइलेंस, दूसरा है हमारा रोड मेमोराइजेशन, थर्ड है हमारा इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फोर्थ है हमारा कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक टर्म है रोड मेमोराइजेशन। जो रोड मेमोराइजेशन होती है वो होती है मतलब कि रट्टा लगाना। तो जो वेल डिसिप्लिन्ड क्लासरूम होगा वो प्रमोट करेगा हमारा इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को। क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है एक पॉजिटिव स्पेस को, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सेफ फील करते हैं और रिस्पेक्टेड फील करते हैं और लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछली बार आपसे पूछा गया था वो है हमारा कि यंग एडोलेसेंट्स रिबेल टू एक्सप्रेस देयर व्हाट, यानी कि युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। पहला है एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड, दूसरा है देयर क्रिएटिविटी, थर्ड है देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, फोर्थ है देयर पर्सनल इनएडिक्वेसी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो ये आंसर क्यों होगा? ये आंसर इसलिए होगा कि जो एडोलेसेंस होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है और इंडिपेंडेंस चाहता है और ऑटोनॉमी चाहता है। तो जो ये स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी हमारी एरिक एरिक्सन के द्वारा, जिसको आप ब्रीफ में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है और उसको भी आप ज़रूर पढ़ देना क्योंकि आपकी हेल्प करेगा अपकमिंग एंट्रेंस में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करा है कि अदर ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीधा बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके इस ईयर के एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि एडोलेसेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ, पहला है फिजिकल रिग्रेशन, दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, तीसरा है रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस और फोर्थ है इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन। मतलब कि जो आपका एडोलेसेंस पीरियड होता है उस चीज़ को बेस्ट डिस्क्राइब किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। क्योंकि जो एडोलेसेंस होता है उसमें क्या होता है, बॉडी में फास्ट चेंजेस आते हैं, माइंड में भी चेंजेस आते हैं, इमोशंस में भी चेंजेस आते हैं और जो आपकी सोशल आइडेंटिटी है उसमें भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर्स ड्यूरिंग, पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है एडोलेसेंस, तीसरा है लेट अडल्टहुड, चौथा है हमारा इन्फेंसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एडोलेसेंस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसर्न फॉर एडोलेसेंट्स, मतलब कि इनमें से कौन सा मेजर कंसर्न है एडोलेसेंट्स के लिए। पहला है हमारा टॉय कलेक्शन, दूसरा है सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, तीसरा है डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, चौथा है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी। क्योंकि जो एडोलेसेंस होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी आइडेंटिटी और सोसाइटी में एक अपना प्लेस ढूंढने की ट्राई करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अ टीचर नोटिसेस दैट एडोलेसेंट्स इन हर क्लास आर बिकमिंग मोर आर्ग्यूमेंटेटिव, व्हाट शुड शी अंडरस्टैंड, मतलब कि एक शिक्षिका के क्लासेस में जो एडोलेसेंट्स है वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे उन्हें क्या समझना चाहिए। तो पहला है दे आर डिसरिस्पेक्टफुल, सेकंड है दे आर डेवलपिंग रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा है दे नीड पनिशमेंट, चौथा है दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंटेटिवनेस है, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो क्या है, वो एक साइन है ग्रोइंग एनालिटिकल थिंकिंग का, ना कि मिसबिहेवियर का। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो होने वाला है वो है हमारा एडोलेसेंट रेबेलियन इज जनरली अ साइन ऑफ, मतलब कि किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो विद्रोह करने लग जाते हैं, मतलब कि पेरेंट्स वगैरह की ज़्यादा बातें नहीं मानते, उनको बोलते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो जो वो एडोलेसेंट रेबेलियन है वो किस चीज़ का साइन होता है, पुअर अपब्रिंगिंग का, मेंटल डिसऑर्डर का, डेवलपमेंटल ग्रोथ का, या फिर लैक ऑफ स्कूल रूल्स का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलपमेंटल ग्रोथ। यानी कि जो ये स्टेज है उस स्टेज में क्या होता है कि उस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके बाद मैंने इसी पीडीएफ में आपको इसका हिंदी वर्जन भी प्रोवाइड करके रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं अदर्स क्वेश्चन को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करूं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओनली 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, लेकिन उसके साथ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपकी एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस की बन जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।